दोस्तों आपका स्वागत है मिड एंड मिथुस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियां। आप सुन रहे थे घर का तीसरा सदस्य, अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। दोस्तों अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां पसंद है तो मिड एंड मिथुस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो जाके वो सुन लीजिए, तभी आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनने में मजा आएगा। ये कहानी हमने छोड़ी थी कि निधि अब घर में अकेली है क्योंकि उसकी बहन मनीषा एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई थी। अब आगे उसकी भूख वैसे भी कुछ हद तक गायब हो गई थी, फिर भी उसे पिज्जा गर्म कर खा लेना चाहिए। उसने जूते उतारे, हाथ मुंह धोया, रात के कपड़े पहने और पिज्जा खाने बैठ गई। उसे पिज्जा का स्वाद भी पता नहीं चल रहा था। वह बस मुंह चलाती रही और सोचती रही कि वह कितनी अकेली और असहाय है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह किसी आदमी की परछाई होगी। ये सोचकर वह मुस्कुरा उठी। उसने अभी आधा पिज्जा खाया था जिसे प्लेट में छोड़कर वह उठी और साहस के साथ टेरेस का दरवाजा खोल दिया। किसी योद्धा की तरह शौर्य के साथ वह बाहर निकली। बाहर कोई भी नहीं था। चांद के निकल आने से टेरेस पर अब और अधिक रोशनी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि टेरेस खाली है, निधि कमरे में लौटी और फिर से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब वह काफी शांति महसूस कर रही थी। कितनी मूर्ख है वह जो सोच रही थी कि कोई चोर या भूत आ गया। उसने बाकी बचा पिज्जा खाया और दांत ब्रश करने चली गई। सुबह 7 बजे का अलार्म लगाकर उसने बड़ी लाइट बंद कर दी, नाइट लैंप को जलता छोड़ा और सोने चली गई। तकिए पर सिर रखते ही वह गहरी नींद में चली गई। ऑफिस में अगला दिन काफी व्यस्त था। मीटिंग के बाद निधि ने कुछ जरूरी फोन किए और फिर बाकी बचा काम निपटाने में व्यस्त हो गई। बीती रात की घटनाओं के बारे में सोचने की उसे फुर्सत नहीं थी, लेकिन वह जैसे ही अपने दोस्त श्वेता के साथ लंच के लिए बैठी, उसे वह घटना याद आ गई जिसने बीती रात उसका खून जमा दिया था। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैंने ये सोचा कि टेरेस पर कोई है। पूरी घटना बताने के बाद निष्कर्ष के रूप में उसने कहा। श्वेता उसकी बात एकदम चुपचाप सुन रही थी और अब पहली बार उसने कुछ कहा। तो तुम्हें लगता है कि तुमने दीवार पर एक परछाई देखी और उससे चोर समझ बैठी? नहीं, वहाँ कोई दीवार नहीं थी। मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ। तुमने देखा ही होगा ना, जैसे बरसाती होती है, हमारे सीटिंग रूम की दीवार ही एकमात्र दीवार है। खुद अपनी बात पूरी होने पर निधि सोचने पर मजबूर हो गई। तो फिर वह परछाई बनी कहाँ? फर्श पर। निधि श्वेता को गौर से देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि परछाई हवा में नहीं बनती। श्वेता, मैंने किसी को टेरेस पर देखा, लेकिन मैं जब बाद में वहाँ गई तो कोई भी नहीं था। वह आदमी जा चुका होगा, सीढ़ियों से उतर गया होगा या किसी दूसरे रास्ते से चला गया होगा। श्वेता ने अपना मत रखा। कहाँ चला गया? वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है। टेरेस एक रेलिंग से 3 तरफ से घिरा है। तुम उससे 3 मंजिल नीचे कूदकर टूटी हड्डियों की बोरी भर बन सकती हो। और चौथी और क्या? चौथी और हमारे कमरे हैं, पागल। वहाँ किसी ना किसी तरफ की सीढ़ियाँ जरूर होगी। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, एक ही रास्ता है जो हमारे कमरे से जाता है। टेरेस हमारे 1 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ जुड़ा खास हिस्सा है। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दोनों लड़कियाँ कुछ देर तक चुपचाप खाना खाती रही। निधि चिंतित थी कि अगली कुछ रातें वह अकेले अपने घर में कैसे गुजारेगी। भले ही मनीषा उसे 3 साल छोटी थी, लेकिन उससे ज्यादा साहसी थी। निधि को कितना सुकून था कि वह अब उसके साथ रहती है, लेकिन वह जब तक लौट कर नहीं आती तब तक वह क्या करेगी? निधि ने मिन्नतें करने के अंदाज में श्वेता को कहा, श्वेता तुम बुरा ना मानो तो कुछ रातें मेरे साथ रह सकती हो जब तक मनी लौट ना आए। श्वेता ने तुरंत ही जवाब दे दिया, मैं रह लेती निधि, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी मॉम की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती। निधि समझ रही थी कि ये सीधा साफ बहाना है। उस शुक्रवार को निधि थोड़ा घर जल्दी लौट आई। ऑफिस से ही उसने अपनी आंटी को फोन कर उनसे पूछा था कि क्या वे अपना वीकेंड उनके साथ बिता सकती है। आंटी ने भी कह दिया कि उनके लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी। अपनी आंटी के साथ वीकेंड बताने से उसे काफी राहत मिलेगी। अब उसने कपड़े और अपने नहाने धोने का सामान पैक करना शुरू कर दिया। ये दिख रहा था कि उसे वहाँ से निकलने की कितनी जल्दी है। निधि ने कमरे को लॉक करने से पहले एक आखिरी बार उसे देखा। अगले कुछ दिनों तक वह यहाँ नहीं लौटेगी। दिल्ली की ठसाठस जाम सड़कों से गाड़ी चलाते हुए वह सोच रही थी कि कहीं इससे वह कुछ ज्यादा तूल तो नहीं दे रही है। उसके घर में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन वह आवाजें, वह एहसास और टेरेस पर वह परछाई, ये सब उसकी कल्पना नहीं थे। उससे पहले तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वह अपने पिज्जा को गर्म करने और खाने की सोच रही थी कि तभी उसने उस आदमी को देखा था। निश्चित रूप से वह एक पुरुष था, पतला दुबला जवान आदमी जो मध्यम ऊंचाई का था। और फिर वह अचानक रेलिंग के बाद गायब हो गया था। उसने तय किया कि वह सोमवार को अपने आंटी के घर से ऑफिस जाएगी, लेकिन उस दिन शाम को वह घर लौटने से बच नहीं सकती। अभी भी उसे 2 रातें अकेले बितानी है। सोमवार की शाम निधि अपने घर करीब 6 बजे पहुंची। वह अंधेरे कमरे में दाखिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपना काम जल्दी खत्म किया ताकि समय से निकल सके। घर के दरवाजे पर आते ही वह ठहरी। कई बार उसने गहरी सांस ली। उसने आहिस्ता से लॉक खोला, एकदम सावधानी से। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को रंगे हाथ
पकड़ना चाहती थी। उसने ध्यान से अंदर झांका। खींचे हुए पर्दे से रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ भी गड़बड़ नहीं था। उतनी सतर्कता से वह कमरे में घुसी। पंजे के बल चलकर उसने लाइट जलाई। इस समय सूरज की रोशनी भी पर्याप्त थी, लेकिन वह अंधेरे होने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। कमरा वैसे ही था जैसा वह छोड़कर गई थी, व्यवस्थित और शांत। अब उसने राहत की सांस ली। उसने अपने लिए हल्का खाना बनाया। कुछ और की गुंजाइश भी नहीं थी। राशन और खाने के दूसरे जरूरी सामानों की खरीदारी करनी थी। घर में थोड़ा हैम और ब्रेड की 2 स्लाइसें पड़ी थी। ऑफिस से आते समय कल मैं खरीदारी कर लूंगी। यही तय करते हुए वह हैम सैंडविच और सलाद का अपना खाना खाने बैठ गई। उसने इसके साथ दूध की आखिरी बूंद का भी इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मग हॉट चॉकलेट बनाया। उस रात उसकी नींद कई बार खुली, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो थकान थी, लेकिन थोड़ी राहत भी थी। मंगलवार का दिन कुछ अलग ही था। निधि शाम 5:30 बजे दफ्तर से निकल गई। एक बार फिर आसमान में काले काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। ट्रैफिक आम दिनों की तरह ही जबरदस्त था और इसके बीच जल्दी निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जब तक वह अपने घर के पास पहुंचती, आंधी चलने लगी थी। वह धूल भरी आंधी में फंसना नहीं चाहती थी। उसने जब अपनी कार को पार्किंग की तरफ मोड़ा, तब तक आसपास जबरदस्त आंधी चल रही थी। वह घर पहुंचने के लिए फटाफट सीढ़ियां चढ़ने लगी। जल्दी ही बारिश होने लगी। वह बिना भीगे ही घर पहुंचने में सफल रही। उसने बेझिझक दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर गुप्त अंधेरा था। बादलों से ढके काले आसमान के चलते अंदर रोशनी नहीं आ रही थी। उसने लाइट जलाई और जो देखा उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। उसका बिस्तर अस्त व्यस्त था। कुर्सी अपनी जगह से कहीं और रखी थी और कुशन फर्श पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरारती बच्चे को कमरे में बदमाशी करने के लिए छोड़ दिया हो। वह खड़ी खड़ी मुआयना कर रही थी। शायद जल्दबाजी में मैंने ही कमरा अस्त व्यस्त छोड़ दिया होगा, उसने मन ही मन जोर से कहा। हालांकि वह जानती थी कि उसने जाने से पहले बिस्तर अच्छी तरह ठीक कर दिया था। वास्तव में वह कभी भी बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़कर नहीं जाती। अपने मन में पैदा होती दहशत को शांत करते हुए उसने कमरे को व्यवस्थित किया और फिर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। उसका दिल रफ्तार पकड़ चुका था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। इस समय तो कुछ भी नहीं। अगले 10 मिनट तक उसने पूजा की, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। निधि को एक कप चाय की सख्त जरूरत थी। सैंडल उतार कर उसने जल्दी जल्दी आरामदेह कपड़े पहने और किचन में घुसी। वह रसोई के दरवाजे पर रुक गई। हे भगवान, शॉपिंग करना तो मैं भूल ही गई, उसने जोर से कहा और निराशा में सिर पर मुक्का दे मारा। भूख से निधि का बुरा हाल था, इसलिए उसने तय किया कि किचन में जाकर ढूंढेगी। शायद कुछ तो बचा कुचा राशन मिल जाएगा। भले ही वे जानती थी कि कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने उस बारनी में झांका जिसमें चाय पत्ती रहती है। ना तो चीनी थी और ना दूध। ब्रेड नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, अंडे नहीं, सब्जियां नहीं। अब वह क्या करेगी? वह बारिश रुकने का इंतजार करेगी और फिर दुकानों तक जाएगी। अपने भुलक्कड़पने को कोसते हुए उसने एक गिलास पानी पिया और कमरे में लौट आई। आते ही जो पहली बात याद आई वह थी टेरेस। क्या आज भी वहाँ कोई है? उसने पर्दे को थोड़ा सा हटाया, लेकिन कुछ दिखा तो बस खाली जगह। अब रिमझिम फुहारें बरस रही थी। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ गई। कितना अच्छा लग रहा था, नहीं तो दिल्ली गर्मी में तपती रहती है। कुछ देर तक उसका मजा लेती हुई वह वहीं खड़ी रही। फिर हवा की दिशा बदल गई और बारिश सीधे उसके ऊपर गिरने लगी। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटने चली गई। उसे भूख लगी थी और थकान के साथ ही बेचैनी भी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस खाली समय में वह क्या करे। इस मौसम में टीवी में सिग्नल नहीं आएगा, कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं था। ऐसे समय में उसे मनीषा की याद आ रही थी कि काश उसकी नौकरी टूर करने वाली ना होती। समय बताने के लिए उसने लैपटॉप खोला और इंटरनेट सर्च करने लगी। जल्दी ही थकान उसकी भूख पर हावी हो गई और वह सो गई। उसकी जब नींद खुली तो बाहर गुप्त अंधेरा था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली। 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। ओ नहीं! भले ही अब बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब बाहर जाना फिजूल था। अब तक सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। हेलो। तभी उसे एक पुरुष की कड़क आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आंखें खुल गई। कमरे में कोई था। निधि अपने बिस्तर पर बैठ गई। अंदर की खामोशी सिर्फ दूर से घड़ियों के चलने की गड़बड़ाहट और हॉर्न से भंग हो रही थी। अंदर कोई भी नहीं था। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने गौर किया कि आराम कुर्सी खिसकाकर उसके बिस्तर के पास लाई गई थी। निधि ने उसे दीवार के साथ लगा रखा था, है ना? टेरेस पर खुलने वाला दरवाजा भी हल्का खुला था। भले ही उसने लॉक नहीं किया था, लेकिन उसे याद था कि उसने बैठने से पहले उसे बंद कर दिया था। अंदर से जोर से धक्का देकर ही उसे इस तरह खोला जा सकता था। कमरे में पानी भर गया था। जब वह सो रही थी तब हवा के साथ बारिश सीधे उसके कमरे में आ गई थी। कमरे में पानी भरा देख निधि उस रहस्यमय हेलो को भूल गई। सफाई के लिए वह पोंछा और बाल्टी लेकर आई। उसने कूलर ऑन कर दिया, जबकि मौसम सुहाना था और अंदर गर्मी नहीं थी। उसे कमरे की गंभीर खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। कूलर के पंखे की भारी आवाज राहत दे रही थी। निधि सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। भूख की तड़प उसे पड़ने भी नहीं देगी। उसने नाइट लैम्प जलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जीवन में पहली बार वह भूख और परेशान रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह घर में होने वाली गतिविधियों के बारे में सोचती रहेगी तो
सो नहीं पाएगी। डरपोक बिल्ली मत बन निधि, हिम्मत रख। तुझे ऐसी किसी चीज पर नींद हराम नहीं करनी चाहिए जिसका वजूद ही नहीं है। खुद को मजबूत रहने की बात करते हुए उसने चादर को अपने मुंह तक खींच लिया और सोने की कोशिश करने लगी। बेचैनी के कारण नींद आने में भी थोड़ा समय लगा। वह सपने में थी या उसे ऐसा लग रहा था, उसे लगा जैसे उसके ऊपर एक काली परछाई मंडरा रही हो। भयभीत होकर वह अचानक उठ गई और नींद में ही आसपास देखा। निधि ऐसे हाँफ रही थी जैसे अभी अभी मैराथन दौड़ कर आई हो। उसने कुछ गहरी गहरी सांसें भरी और बहादुरी से बाथरूम की ओर बढ़ी। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के बाद वह बिस्तर पर लौट आई। मैं मुर्गी नहीं और ना ही आसपास कुछ है जिससे मुझे डरने की जरूरत है। खुद को आश्वस्त करने वाली इन बातों का कुछ फायदा नहीं हुआ। चादर के भीतर वह कांप रही थी। फिर से सोने में उसे काफी समय लग गया। लगभग आधी रात के दौरान अचानक उसकी आंखें एक बार फिर खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला है और उससे रोशनी आ रही है। दरवाजा खुला क्यों था और वह रोशनी कैसी थी? अचानक दरवाजे के फर्श के बीचों बीच एक साया आकार लेने लगा। ये किसी पतले दुबले आदमी की परछाई थी, वही परछाई जिसे देखने की उसे आदत पड़ चुकी थी। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पसीने से भीग गई थी और उसकी नाइटी पसीने के कारण शरीर से चिपक गई थी। उसके जीवन में क्या हो रहा है? फिर जैसे मोमबत्ती बुझने से पहले आखिरी बारी फड़फड़ाते हैं वैसे ही सब कुछ गायब हो गया। अपने बिस्तर पर बैठकर वह गायब होती तस्वीर को देख रही थी। अविश्वास में उसने आंखों को मला और दीवार घड़ी की चमकती सुइयों पर नजर डाली। सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने दरवाजा नहीं था बल्कि दीवार थी। वह सोई थी तब सामने दरवाजा था, लेकिन जब जागी तो वह एकदम विपरीत दिशा में थी। ऐसा कैसे हुआ? उसे नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। क्या वह सपना देख रही थी या उसने कोई विचित्र नजारा देखा था? इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये भूतिया है, वह इसमें नहीं रह सकती। उन्हें नया घर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। आज मनी जब लौटकर आती है तो मैं इस बारे में उससे बात करूंगी। अगले कुछ घंटे तक वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। जब भोर का उजाला अंदर आने लगा तब वह जाकर सो पाई। इसके बाद जब उसकी नींद खुली तो सूरज खुलकर चमक रहा था। ये आसमान्य था। उसे सुबह की पहली किरण के साथ ही जागने की आदत थी। इससे उसे कसरत, अखबार पढ़ने और शानदार नाश्ता करने का समय मिल जाता था। उसने घड़ी देखी, 8:30 बज रहे थे। हे भगवान, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। वह उछलकर बिस्तर से उतरी। 15 मिनट में तैयार होकर वह बाहर आई और अपनी कार की ओर बढ़ रही थी। उसका पेट विरोध में गुड़ा रहा था। कल के हल्के लंच के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। ऑफिस पहुंचते ही वे कॉफी शॉप से डिलक्स सैंडविच ऑर्डर करेगी। अधिकांश दिनों की तरह ही निधि के लिए बुधवार का दिन भी काफी व्यस्त था, लेकिन आज उसमें हमेशा की जैसी ऊर्जा नहीं थी। वह थकी थकी महसूस कर रही थी। उसका शरीर दुख रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो वह जल्दी ही बीमार पड़ जाएगी। वह ऑफिस से जल्दी निकलने में कामयाब रही। सीधे जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए दुकान पहुँच गई। सामानों का भारी बोझ लेकर लगभग 6:30 बजे वे अपने घर पहुंची। उसके पास 1 घंटे से भी कम समय था क्योंकि मनीषा की फ्लाइट 8 बजे लैंड करने वाली थी और इस बीच उसे चाय पीनी थी, नहाना था और एयरपोर्ट के लिए निकलना था। निधि ने केटल ऑन किया और नहाने चली गई। अपने बाथिंग रोब में जब वह बाहर निकली तो उसे फर्श से किसी धातु के रगड़ने की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ी। कमरे समेत जाने की बजाय वह सीधी रसोई में गई। रसोई खाली और ठंडी थी। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? रसोई तो घर की सबसे गर्म जगह होती है। उसने अपनी बाहों को रगड़ा और गहरी सांस छोड़ी। उसकी सांस तुरंत भाप में बदल गई, जैसे कि सर्दियों के चरम पर होता है। उसके दिल और दिमाग पर दहशत हावी होने लगी। उसने झट से अपना मग उठाया, एक शुगर ट्यूब, एक टी बैग डाला और मग में पानी डालने के लिए मुड़ी। फिर वह भौचक्की होकर देखती रही और केटल अपने आप ही चलने लगी और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। गर्म पानी का छींटा चारों ओर बिखर गया और निधि ने जल्दी से कदम पीछे खींच लिए। खौलता पानी मेरे पैरों और मेरे पैर की उंगलियों को जला देता। यहाँ कुछ जो बहुत विचित्र है। कोई है जो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं या हमारा ध्यान खींचता है। तभी बर्फ के जैसी ठंडी सांसें उसके कान से टकराई और किसी ने कहा, हेलो। ये आवाज एक बार फिर एकदम स्पष्ट और खोखली थी। एक पल के लिए निधि जैसे जम गई। उसका दिल धम धम कर धड़क रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें उस आवाज के स्रोत को ढूंढ रही थी। किचन पूरी तरह खाली थी। वह फौरन किचन से निकली। कांपते हाथों से फटाफट अपनी जीन्स और एक सामान्य सा टॉप पहना, कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भी उसकी टांगें कांप रही थी। मनी और मुझे इस घर को छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। ये अब मेरा वहम या मेरी कल्पना नहीं है। ये घर सही मायने में असामान्य है। आज से पहले मैं कभी इतना नहीं घबराई थी। शाम के धीमे ट्रैफिक में फंसने की वजह से वह धीरे धीरे कार चला रही थी और सोचती जा रही थी। इससे पहले कि वे एयरपोर्ट पर पहुंचती, मनीषा के 3 फोन उसे धड़ाधड़ आ गए, जो सामान लेकर बाहर आ चुकी थी और पिछले 15 मिनट से उसका इंतजार कर रही थी। कार में बैठते ही मनीषा ने खुश होकर बताया कि उसका ट्रिप कितना कामयाब रहा। निधि उसकी मजेदार बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। पूरे हफ्ते उसे मनीषा की कितनी याद आ रही थी और इस बार तो कुछ ज्यादा ही।
मनी कल वहाँ। निधि ने बोलना शुरू किया लेकिन बीच में चुप हो गई। क्या उसे अपनी बहन को अपने रहस्यमय अनुभवों के बारे में बताना चाहिए? अभी वह कितनी खुश लग रही है, शायद बाद में जब वो घर पर आराम कर लेगी। अभी वह थकी हुई होगी। वहाँ क्या था दीदी? अरे कुछ नहीं, कल भयंकर आंधी तूफान आया था, जैसे उस दिन आया था जब एक कांच हमारे दरवाजे से आकर टकराया था शाम को। हाँ, और फिर मैं सोने चली गई। मैं जब जागी तो कमरे में पानी भर गया था। कमरे में पानी भर गया था? कैसे? मैं जब सो रही थी तब शायद हवा की वजह से दरवाजा खुल गया होगा। तुम दरवाजा लॉक किए बिना सो गई थी? वह भी तब जब तुम अकेली थी। हेलो, हम दिल्ली में रहते हैं, जापान में नहीं दीदी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ये सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है मैंने दरवाजा लॉक किया था। तुम सोचती तो बहुत कुछ हो पर सच में करती कुछ नहीं। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। माफ करना, मैंने मुंह खोल दिया। अपनी कमियां छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ तो तू तो जैसे मिस परफेक्शन है। दोनों बहनें गुस्से की वजह से बाकी के रास्ते चुप रही। इस तरह की नोकझोंक असामान्य नहीं थी। दोनों बहनें अक्सर छोटी मोटी बातों पर बहस कर बैठती थी, लेकिन इससे उनकी करीबी कम नहीं होती थी। और जैसे ही वे घर पहुंची सारी बातें भुला दी थी। घर आकर कितना अच्छा लग रहा है, कार से उतरते हुए मनीषा ने कहा। उसने कार के पिछले हिस्से से सामान निकाला, लेकिन उसे सिर्फ अपना ट्रैवल बैग उठाने दिया गया, क्योंकि निधि भारी सूटकेस को खुद उठाने की जिद कर रही थी, जिसे उसने घर तक पूरे रास्ते खींचकर पहुंचाया। मनीषा अंदर आते ही सामान निकालने में व्यस्त हो गई। निधि जल्दी से खाने के लिए कुछ बनाने के इरादे से रसोई में चली गई। दिल्ली में कितनी गर्मी और ह्यूमस है। मनीषा ने कूलर ऑन करते हुए शिकायत के अंदाज में कहा। ए दीदी सुनो तो, उसने चलाते हुए कहा। बाहर की हवा दरवाजे को नहीं खोल सकती, ये सिर्फ एक तरफ से खुलता है, वह भी अंदर से। निधि बेडरूम में आई। मैं जानती हूँ। वह और मनीषा दोनों दरवाजे सामने खड़ी थी, उसे घूर रही थी। छोड़ इसे। कुछ देर बाद मनीषा ने अपने हाथों से इशारा किया और वहाँ से चली गई। निधि तब भी बेचैन थी। जब दोनों टीवी के सामने डिनर करने के लिए बैठी, दोनों ने शाम की खबरें देखी, कुछ चैनल और देखे और फिर निधि ने कहा, मैं सोने जा रही हूँ मनी। पिछले कुछ रातों से मैं ठीक से सो नहीं पाई। उससे उम्मीद थी कि मनी इसका कारण पूछेगी, तब वे उसके साथ अपना अनुभव साझा करेगी, लेकिन मनी टीवी पर कोई फिल्म देखने में खोई हुई थी। ठीक है तुम सो जाओ, मैं कल ऑफिस देरी से जाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगी। और वह फिर से अपनी फिल्म देखने लगी। मनीषा के आने से उसे इतना सुकून मिला कि तकिए पर सिर रखते ही निधि गहरी नींद में चली गई। मनीषा रात के लगभग 12 बजे सो गई। आधी रात के करीब वह जाग गई, हैरान परेशान। एक हाथ हौले हौले उसके कंधे से उसकी पीठ के नीचे तक, लगभग उसके टखने तक गया था। दीदी को क्या हो गया है? ये कोई मजाक की बात नहीं है। वह क्या करना चाहती है? पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने बुरी तरह चिढ़कर अपनी चादर खींच ली। दीदी मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। उसके गुस्से और करवटें बदलने के कारण निधि की नींद खुल गई। वह डबल बेड के अपने कोने में चुपचाप सो रही थी और उसकी पीठ मनीषा की तरफ थी। उसने अब उबासी ली और अपनी पीठ की बल लेट गई। आधी नींद में वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने नींद में क्या बोला और उसे क्यों पुकारा। और तब उसने उसे देखा, एक काली परछाई जो उन दोनों के बीच की खाली जगह से धीरे धीरे उठी। वह बिस्तर पर उसकी बगल में बैठी थी। क्या मुझे फिर से मतिभ्रम हो रहा है? मैं पागल हो गई हूँ। निधि की समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। एकदम सितर रहते हुए उसने उस परछाई को घूरा। उसे अपनी पसलियों से टकराती दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने परछाई की ओर अपनी पीठ घुमाई, ये देखने के लिए कि वह सच में जागी हुई है। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से उन्हें खोला। उनके बिस्तर पर बैठी ये विचित्र चीज क्या है? वह कांपने लगी। दोस्तों आप सुन रहे थे घर का तीसरा सदस्य। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द सुनेंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी इस कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।